नीट 2022 ईयर में 2 बार हुआ था नीट, ठीक है। तो अपन जो री नीट हुआ था उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज। और इसमें आपके पास में टोटल 50 एमसीक्यूज थे। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2022 से ही पहली बार आया था, 2021 से आया था, और ये 2022 का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ रहा है। बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन अपने बहुत सारे पहले भी किए हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। अगर इन सब का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सबसे ये तरीका होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जिसका बॉन्ड एंगल sp का सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का, ये ऑर्डर होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। उसके बाद अपन देखते हैं सेंट्रल एटम का के लॉन पेयर। लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम होता है। हाइब्रिडेशन देखेंगे पहले नंबर पे, फिर लॉन पेयर देखेंगे, फिर देखेंगे सेंट्रल एटम की ईएन, सेंट्रल की ईएन। और उसके बाद में देखते हैं साइड एटम का साइज। ओके, ये फिक्स पैटर्न होता है, इधर से इधर चलना होता है अपने को। तो सबसे पहले इनका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। वाटर का आएगा, हाइब्रिडेशन निकालना सबको आता है, बहुत आसान से बात है। वाटर का sp3, अमोनिया का sp3 और अमोनियम आयन का भी sp3, इन तीनों का हाइब्रिडेशन सेम है। बट CO2 का हाइब्रिडेशन देखोगे तो CO2 का हाइब्रिडेशन निकल करके आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ। तो इसका हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp, आता है sp। तो इन सब का sp3 है और इसका है sp। तो CO2 का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा आएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे लॉन पेयर्स। अगर वाटर पे लॉन पेयर देखोगे तो H2O के पास में 2 लॉन पेयर्स होते हैं। NH3 के ऊपर देखोगे तो 1 लॉन पेयर होता है, और NH4+ के ऊपर देखोगे तो 1 भी लॉन पेयर नहीं है। तो 2 लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम होता है। और वो वाटर का बॉन्ड एंगल तो 104.5 होता है। याद होना चाहिए आपको, डिट्टो एकदम रटा हुआ, एनसीईआरटी का डाटा है ये। NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री होता है, और NH4 का 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अब आप ऑर्डर लगा सकते हो आराम से। तो एनसीईआरटी की डाटा याद होता तो आप डायरेक्ट भी लगा लेते, लेकिन ऑर्डर निकालने का एक फिक्स पैटर्न भी होता है। तो यही आपका आंसर आ गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, बड़े आगे। अगला वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट दे दिए गए गैसेस के। इस गैस का हेनरी कांस्टेंट ये है, इस गैस का हेनरी कांस्टेंट इसका ये, इसका ये। आपको इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। भाई हेनरी कांस्टेंट जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो, उतनी ज़्यादा होगी। उल्टे हैं एक दूसरे के, सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट। तो सबसे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट किसका कम है? इसका कम है, तो इसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। हेनरी कांस्टेंट कम, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किसका है? ऑर्गन का सॉल्युबिलिटी, ये जो कांस्टेंट है वो कम, मैक्सिमम दिया हुआ है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी होगी। और उसके बाद कौन है? उसके बाद में 1.67 है, ये आ गया। आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे एलन के मॉड्यूल, एलन के टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बेसिक वाले हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अ पार्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। एनसीईआरटी से डिट्टो उठा के दिया है। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन सी मैकेनिज्म काम में लेते हैं? तो इसके लिए आपको और मेरे को कुछ सोचने की तो जरूरत है नहीं। 53 क्वेश्चन में सोचने की जरूरत थोड़ी है, सीधा लगाना है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायरेक्ट, आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ें डायरेक्ट याद रखने वाली होती हैं वो बार बार एनसीईआरटी के पेज पलटने होते हैं और याद करनी होती है। और उसके बाद में इसको अपन लोग है ना, वैसे तो उसकी पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग कहीं पे भी ये फिट बैठ सकता है, लेकिन एस ब्लॉक का क्वेश्चन है इसलिए इसको नहीं करते हैं। बट ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, पी ब्लॉक में भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि इसमें पी ब्लॉक में पूछता है क्लोरीन की वजह से। तो अगर पी ब्लॉक से पूछे तो आप इससे को बोल देना कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 55। अपने को ये एल्डिहाइड दे रखा है, बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवा रहा है HCN के साथ में, फिर वाटर के साथ में, फिर NaOH और COA के साथ में। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो स्टेप बाई स्टेप है पूरा एनसीईआरटी का, लेकिन स्टेप बाई स्टेप इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये एल्डिहाइड HCN के साथ में रिएक्शन करेगा पहले। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ओके, C≡O और H, और HCN के साथ में रिएक्शन कराओगे तो H+ और Cn- में टूटेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं भाई? सीधी सी बात है, पॉजिटिव वाले को लेके जाते हैं ऑक्सीजन के पास में और नेगेटिव वाले को डायरेक्ट कार्बन से जोड़ते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन ने फुल पढ़ा था अच्छे से।
कार्बन हाइड्रोजन तो था ही था, और पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन के पास ले गया मैं, और नेगेटिव वाले को यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया। पहला स्टेप खत्म हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है इसमें इसका ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। तो इसका अगर जब भी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब आप साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या बनता है? यहाँ पे एसिड बन जाता है। तो यहाँ बन जाएगा ये आपका एसिड, COOH, और यहाँ ये CH मैं इसके पास लिख देता हूँ, और OH बन गया। ये पहला रीजेंट हो गया। दूसरा रीजेंट हो गया, उसके बाद में ये है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन दिया है। इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था कि COOH ग्रुप को हटा देना। तो ये इस ग्रुप को अगर आप ये NaOH और CaO काम में लोगे तो ये आपकी हेलोएल के हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है उसमें आ जाओगे, और वो इस ग्रुप को रिमूव कर देता है COOH को। तो ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा आपका प्रोडक्ट बेंजीन, रिंग, और फिर कार्बन, और फिर OH। ये बच जाएगा आपका। आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था, लेकिन स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना होता है, तो आप कर दोगे आराम से, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, बढ़े आगे। अगला बोलता है नेम रिएक्शन है, बहुत आसान सा, सब कुछ एनसीईआरटी पे और एनसीईआरटी। ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ग्रेबियल थैले इससे क्या बनता था? पहले वाले से प्राइमरी अमीन बनती थी कि नहीं बनती थी? एनसीईआरटी में दे रखा है अमीन वाले चैप्टर में। तो ए का आंसर आएगा थर्ड। ए का आंसर क्या आएगा? थर्ड। ओके, उसके बाद में इटार्ड रिएक्शन से क्या बनता था? इटार्ड से बनता था आपका बेंजल्डिहाइड। याद करो, अब मैंने आपको जब ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तो इटार्ड की ट्रिक भी सिखाई थी कैसे याद करना है। तो डी का आएगा फर्स्ट आंसर, तो यहीं आ गया। ओके, नेम रिएक्शन बहुत आसान है और एनसीईआरटी से आती रहती है। अगला क्वेश्चन, और ये आपका आ चुका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि हट चुका अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शंस बोल रही हैं और बोलता है कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, डीकम्पोजिशन पूछ रहा है आपने से। इसमें क्या होता है डीकम्पोजिशन में? एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट में एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है। तो ये फर्स्ट वाले रिएक्शन में हो रहा है। और अगर इसको देखोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जबकि इसमें क्या हो रहा था? एक ही एलिमेंट में से दो अलग अलग, एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट, जैसे या लेड ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। समझ में आई बात आपको? अगर एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का होता है तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन, और अलग अलग का हो रहा है तो डिकम्पोजिशन। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता फर्स्ट आईपी। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट आईपी ऑफ एंथैल्पी ऑफ एक्स और वाई। दो एलिमेंट है अपने पास में, एक्स और वाई। ओके, एक एक्स है एक वाई है। फर्स्ट आईपी दे रखी है इसकी, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास में, एक्स है और वाई है। फर्स्ट आईपी अगर आप देखें तो फर्स्ट आईपी कितनी है? 419 और 590। 590 ये फर्स्ट आईपी का दे रखी वैल्यू। उसके बाद में क्या बोलता है? उसके बाद में आपको बोलता है कि इसकी सेकंड आईपी भी दे रखें 3069 और 1145। 3069 और 1145। अगर आप इसमें देखोगे तो ऑप्शन से पता लग रहा है कि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स। ये केमिकल पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए या सेकंड ए के है एलिमेंट्स, पक्का ऑप्शन से पता लग रहा है ना कि फर्स्ट ए या सेकंड ए के है। तो देखो, अगर आप इनमें कंपेयर करते हो ना तो फर्स्ट आईपी हमेशा फर्स्ट ए की ज़्यादा होती है। फर्स्ट आईपी ज़्यादा होती है। और सेकंड आईपी की बात करोगे तो सेकंड आईपी होती है सेकंड ए की ज़्यादा। तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स इज अल्कली मेटल एंड वाई इज अल्कलाइन मेटल्स। ओके, पहला ऑप्शन आ जाएगा उसी के, वो मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टी है उसी के बेसिस पे। अगला SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी। SN2 में क्या था?
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यही रिएक्टिविटी का रेट था कि नहीं था? तो अगर आप इसको देखोगे, ये 3 डिग्री है, इसको सबसे पीछे पटकोगे आप, फोर्थ वाले को, फोर्थ वाला सबसे पीछे जाएगा। ओके, उसके बाद में ये है आपका सेकेंड डिग्री, ये 3 डिग्री था, ये सेकेंड डिग्री है, तो ये सेकेंड डिग्री नहीं है, ब्रांचिंग बहुत पीछे है, ठीक है ना। सेकेंड डिग्री मतलब क्लोरीन सेकेंड डिग्री वाला होना चाहिए, तो 2 नंबर, ये सेकेंड वाला आ जाएगा सबसे पीछे, फिर उसके बाद सेकेंड वाला, उसके बाद में थर्ड वाला, और ये 1 डिग्री, प्योर 1 डिग्री है, तो ये भी 1 डिग्री था, बट इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट है, उसमें स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं है, स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग होने से स्टेरिक इंटरेस्ट आएगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फर्स्ट वाला होगा। ओके, आसान क्वेश्चन ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या आ गया भाई, मैं आपको बता चुका हूँ ClF3 टी शेप का होता है, और ये बातें बहुत बार बता चुका हूँ आपको। तो बी का 4, उसके अलावा NH3 को भी हर कोई जानता है, NH3 को हर कोई जानता है। NH3 कैसा होता है? पिरामिडल शेप का होता है, ए का थर्ड। उसके अलावा PCl5 को हर कोई जानता है, सी का सेकेंड। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ हर कोई जानता है क्योंकि बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, और मैंने आपको 10 स्ट्रक्चर पिछले MCQs में याद रखने को बोला गया है, जितने भी MCQs मैंने करवाए हैं उनका MCQ, अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको वीडियो भी देखने का टाइम नहीं है, तो आप उसका PDF भी ले सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके, हो गया क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं। अमोंग द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, हटा दे इसको। ओके, वो ये सिंपल, बहुत सिंपल, बोरेक्स बीड क्या होता है, और बोरेक्स क्या होता है, कर्नाइट क्या होते हैं, डायरेक्ट NCERT ने फॉर्मूला दे रखे हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। बोरेक्स तो ये रहा, ए का 4, एक ही ऑप्शन में, आगे आपका आंसर। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दे रखा है, ये बहुत बेसिक है, ये तो अपने बहुत प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो कोबाल्ट, इसका ये दे रखा है और इसका ये दे रखा है, SRP SOP दे रखे हैं, और EMF पूछ रहा है, स्टैंडर्ड EMF मतलब E0 पूछ रहा है। E0 के लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास में एक ही फॉर्मूला होता है, SRP ऑफ, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E0 बराबर SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। भाई सीधी सी बात है कि दोनों की वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए, और फिर कैथोड और एनोड में से कैथोड कौन बनेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। यहां कौन ऊपर आ रहा होगा, सीधी सी बात है, कोबाल्ट ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। और कोबाल्ट क्या इसका रिडक्शन दे रखा है, नहीं, देखोगे +2 से +3 जा रहा है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन SRP वैल्यू लेंगे, और ये क्या दी हुई है, SOP वैल्यू दे रखी है, और अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, रिडक्शन वाली वैल्यू करेंगे। जैसे ही अपन उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब कि कोबाल्ट को +3 से +2 में से एंड करेंगे, तो अगर ये माइनस में है तो वो आ जाएगा प्लस का। सही आई बात समझ में आपको? ठीक है। उसके बाद में अगला क्या दे रखा है, ये भी उल्टा दे रखा है, इसको भी आप सीधा करोगे, कैसे करोगे, एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम में भेजोगे, तो इसका भी साइन उल्टा हो जाएगा, 1.66 माइनस का होगा। उसके बाद आप फॉर्मूले में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 1.81 माइनस 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 फॉर्मूले का, और फिर हो जाएगा 1.66। इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों सिंपल से ऐड हो जाएंगे, और 3.47 आंसर आ जाएगा। आसान तो है क्वेश्चन, हार्ड तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमेशा फॉर्मूला लगाना है E0 निकालने के लिए, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। SRP मतलब कि रिडक्शन होना चाहिए दोनों का, हायर ऑक्सीडेशन से लोअर ऑक्सीडेशन में जाना चाहिए। यहाँ पे +2 से +3 में सेंड कर रहा था, ये बात नहीं चलेगी, +3 से +2 में सेंड करना है, इसलिए मैंने इसको बदला है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम +3 से 0 में जाना चाहिए, मतलब रिडक्शन होना चाहिए। दोनों की SRP वैल्यू निकाली, और फिर उन दोनों को SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड कर दिया। ओके, अगला एलिमेंट यूज्ड वेल्डिंग मेटल्स को वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस या फिर कौन सा एलिमेंट काम में लेते हैं, तो हाइड्रोजन काम में लेते हैं। ओके, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में था, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, NCERT की एकदम डिट्टो रिएक्शन दे दिया आपको, NCERT की रिएक्शन सीधी उठा के दे दिए बोरॉन फैमिली से, तो इसका आंसर जाएगा
क्या होगा, ये तो बोरेक्स को हीट कर रहे हैं तो एनहाइड्राइड बनेगा, बनेगा, आंसर आ गया सेकंड। उसके बाद में फर्स्ट आईपी का ऑर्डर पूछ रहा है। फर्स्ट आईपी में क्या दिक्कत होती है, फर्स्ट आईपी अगर आप सेकंड पीरियड की देखते हो तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है। क्या बोला मैंने, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है फर्स्ट आईपी और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है। तो नाइट्रोजन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक्सेप्शन आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। ओके चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है और क्या पूछ रहा है, इसका पीएच कितना होगा। पीएच के लिए तो यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया है, वीक एसिड है, अपन लॉ लगा सकते हैं H+ बराबर सी अल्फा। सी कितना दिया है 0.01, अल्फा कितना दिया है 1%, मतलब 1/100। सॉल्व करोगे कितना आ गया 10⁻⁴। ये तो आ गया H+। अब पीएच क्या होती है, इसी का तो लॉग लेना है, H+ की कंसंट्रेशन का लॉग लेना है। तो पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴, पावर है आगे आ जाएगी तो हो जाएगा -4 यानी कि +4 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक 10th क्लास जैसा। एडजॉर्प्शन हट चुका है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग। बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ इतना है 2000 साल है, तो आपको कंसंट्रेशन बतानी है। इफ़ द कंसंट्रेशन 8000 साल बाद में अपने को इतनी कंसंट्रेशन मिलती है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी। मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन थी x और एक हाफ लाइफ लगी तो कितना हो गया x/2। होगी कि नहीं होगी भाई, एक हाफ लाइफ के बाद में कंसंट्रेशन x/2 हुई। उसके बाद में एक और हाफ लाइफ लगाई तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी भी आधी x/4। अगली हाफ लाइफ लगाई 2000 4000 टाइम हो 4000 साल हो चुका है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी भी आधी x/8। 2000 साल और लगाए एक हाफ लाइफ और तो कितनी हो जाएगी x/16, इसकी भी आधी। हाँ 2000 4000 6000 8000, 8000 साल बाद में ही तो देख रहे हैं अपन, तो 8000 साल बाद में कंसंट्रेशन कितनी है x/16 और उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 0.02 ही तो दिया है। ओके 0.02, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 दूना 32, 0.32। ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी इनकी। x की वैल्यू तो पूछ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, कितना आ गया 0.32। ओके अगला क्वेश्चन अपने से बोला है एक मोल आइडियल गैस है, उनको एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मल अगर किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं तो भाई उसका ΔU 0 होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ΔU 0 होता है। डायरेक्ट मतलब शॉर्ट नोट्स लिखाते हैं ना, नोट्स लिखाते हैं उसके अंदर में की पॉइंट लिखाते हैं, तो वो एक तरह से की पॉइंट पूछ लिया डायरेक्ट। अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स देखोगे, आप खुद भी अपने नोट्स देखोगे तो उसमें की नोट लिखा होता है। उसके बाद में C1 और C2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो पहले तो आप देखोगे कि आप किधर से आप इसको C1 बोलोगे, किधर से C2 बोलोगे। तो C1 और C2 बोलोगे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, नंबरिंग इधर से नहीं करोगे, इधर से करोगे। ओके तो इसमें IUPAC घुसेड़ दिए, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2। सबसे बड़ी बात ये है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें तो CH2 है, मतलब हाइड्रोजन है। उसके बाद इसमें O और OCH3 ऐसे हैं ये। तो इसके पास तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है 2 नंबर वाले के पास में। तो कल आपको बताया भी था वीडियो में कि तो कार्बन 2 कितना हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन 1 को देखोगे इसके पास एक डबल बॉन्ड है तो कार्बन 1 हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना बड़ी बात नहीं है, तो sp2 और sp3 पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना बड़ी बात नहीं है, इसकी नंबरिंग करना बहुत बड़ी बात है। पहले तो इधर से होगी या इधर से होगी, उसके बाद में भी अपन सोच लेते हैं कि भाई ये एस्टर है और ये एल्डिहाइड है तो एस्टर की तरफ से नंबरिंग होगी, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है उसमें एस्टर आगे आता है। फिर आप नंबरिंग कहीं ना कहीं से इस कार्बन से ना कर दो तो फिर उल्टा हो जाएगा, इसका sp3 आ जाएगा, इसका sp2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा अच्छा था, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट उसको घुमा के कितने अच्छे से पूछ लिया है वो बड़ी बात है। अपने को पूछा है सॉल्यूशन में कि इतना ग्राम पर लीटर है, डेंसिटी दे दिया और मास दे दिया है, और वॉल्यूम में अब आप पूछ रहे हैं वॉल्यूम भी दे दिया, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा मास। तो आप
सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दोगे, जो भी आंसर आएगा। ओके, मान लीजिए आपने इसका कैलकुलेशन किया और आंसर कैलकुलेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो डेंसिटी आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आंसर आया है अपने पास में 5.375 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में। बट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कारण क्या बताऊं, आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। क्या दिखाना है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर में उतने ही नंबर होंगे आंसर में जितने क्वेश्चन में दिए। क्वेश्चन में इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3 है। इसमें कितने हैं? 2। तो आपके आंसर जो होगा ना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होने चाहिए। जो मिनिमम है ना, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम क्या हुआ? 2। तो मिनिमम वाला आंसर टिक करना है। क्यों? इसमें सिग्निफिकेंट ज़्यादा है, 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट 4 है। तो आप कौन सा टिक करोगे? वो टिक करोगे जो क्वेश्चन जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर फिक्स ऑर्डर याद करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आता है। ये मैंने आपको पहले कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज में लिखाया हुआ भी है। ये ऑर्डर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। तो ये ऐसा क्यों आता है, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीजन होता है एफ बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एक रीजन ये होता है, और एक होता है फ्लोराइड आयंस हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी। तो एफ बॉन्ड की एंथैल्पी भी कम होती है, डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होती है, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होती है। इस वजह से F2 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये याद कर लेना। क्यों है बेस्ट? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और जो है वो तो लो है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है एफ की। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट याद करना है। ओके, क्या याद करना है? कि F2 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लो है, और जो F माइनस आयंस है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है। H फॉर हाई, H फॉर हाइड्रेशन। ओके, D फॉर डिसोसिएशन, D फॉर डिक्रीज्ड। ओके, ठीक है। अगला मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। कौन कौन सी आइसोमर दिख रहा है? ये आइसोमर है, ये आइसोमर है, इसमें NO2 था अंदर, इसमें ONO बन गया, तो ये तो लिंकेज आइसोमर हो गया। आपको पता है लिंकेज आइसोमर है, तो ए का क्या आएगा? ए का आएगा 3rd। ओके, इसमें अगर आप देखोगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग है, तो कौन सी आइसोमर हो गई? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, बी का 2nd। आ गया आपका आंसर। आइसोमेरिज्म तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो कोई दिक्कत तो थी नहीं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपने से? यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है प्रोटीन्स के बारे में। इट रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन डीनेचुरेशन। अब प्रोटीन को गर्म करते हैं तो वो डीनेचर हो जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है टेम्परेचर या पीएच में चेंज करोगे तो डीनेचर हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अपने को इनकरेक्ट बताना है। इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। बिल्कुल, अगर प्रोटीन को हीट करते हैं या पीएच में चेंज करते हैं तो उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, तो उससे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रोटीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। क्या क्या ये डीनेचुरेशन है? ये स्टेटमेंट सही है। प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। क्या डीनेचुरेशन, इसका मतलब डीनेचुरेशन है, अपने को डीनेचुरेशन से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, और डीनेचुरेशन में अनकॉइलिंग होती है हेलिकल बॉन्ड्स की, सही बात है, लेकिन ये डीनेचुरेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। भले ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट डीनेचुरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन, ये क्या है? पिरिडीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं एमीन का। एमीन की हर ESR में ये रिएक्शन है। क्या होता है इसमें? ग्रुप प्रोटेक्शन बोलते थे। तो इस पहला वाला रिएजेंट काम करेगा पहले, तो क्या बनेगा? NHCOCH3। ये बनेगा या नहीं बनेगा? NCERT खोल करके देखिए, यही रिएक्शन दे रखी है। ये पहला रिएजेंट काम में आया तब। उसके बाद में दूसरा रिएजेंट काम में ले रहे हैं। दूसरा रिएजेंट क्या है? LiAlH4। भाई LiAlH4 क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, करेगा रिड्यूस, तो क्या बन जाएगा? इस C डबल बॉन्ड O को सिंपल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? NH ऐसे कैसे? कार्बन ऑक्सीजन था ना, वो CH में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया CH3।
हो गया, आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए फ्रैंकल रैंकल से अपना रिश्ता खत्म हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन, बिलो स्टेटमेंट दे रखे असर्शन और रीजन। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफायरिंग। देखो क्लोरीन का माइनस आई लगता है, सही बात है, और क्लोरीन अगर लगा हुआ हो किसी रिंग पे तो अटैक होता है ऑर्थो और पैरा पे, ये बात भी सही है, सही है, ये बात भी सही है। तो पहला असर्शन तो करेक्ट है भाई, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, विदड्रॉइंग मतलब माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और जब अटैक करवाने जाते हैं तब ऑर्थो और पैरा पे होता है अटैक। ये तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना के क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है, उसी का असर्शन रीजन बना के पूछा है। अगला पूछा है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस, और ये उसका रीजन दे रखा, आपको पता हो बॉक्स में, पूरा पढ़ लो अच्छे से इस क्वेश्चन को। और एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना करके बहुत अच्छा सा हेलो एल्केन वाले चैप्टर में रीजन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, यही है। तो ये असर्शन भी करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया होता ना, उसने बोला था एक्सप्लेन करो, और उसी एक्सप्लेन वाले को किए हुए एक्सप्लेन को इसने क्वेश्चन बना करके पूछ लिया है बस। अगला क्वेश्चन अपने पास में, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी नहीं है? ठीक है, इसमें दोनों ऐड होंगे पहले और बाद में कुछ एलिमिनेट होगा क्या? कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है, देखो सिंपल ऐड हो गई ये तो पहली रिएक्शन एडिशन और एलिमिनेशन नहीं है। एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? एक टेबल बना के दे रखी है एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर ने, मैंने बनाया आपको पूरा, वो एनएआर में पढ़ाया भी था। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, विद अमोनिया डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। तो ये वाली भी हैं, ये वाली भी हैं, ये वाली भी हैं, ये नहीं है, तो फर्स्ट ही आंसर जाएगा। ओके, आई बात समझ में? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कौन सी रिएक्शन एडिशन प्लस एलिमिनेशन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शंस होती हैं, वो वाली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इसको तो करेंगे नहीं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन, डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्टिनोइड सीरीज ग्रेटर द ग्रेट लेंथेनॉइड इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपका बहुत बार आ चुका है। इसका क्या रीजन आता है आपको पता ही होगा। 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, उसी से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो किसका होगा? 5f का। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इन द फॉलोइंग एल्केन्स, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहां तक एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आया है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग एल्किन्स, भाई सीधी सी बात है, पहले अपन क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। ये हेप्टेन है, पहले जब मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी रखे हैं इसमें, पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसमें 7 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें ब्यूटेन है और 2 पे मिथाइल लगा, 5 कार्बन है, इसमें मिथाइल और प्रोपेन 4 कार्बन है, और इसमें 6 कार्बन है। तो सबसे पहले किसका, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो ए वाला सबसे आगे आएगा, ये वाला आंसर नहीं है। उसके बाद आएगा ई वाला, ए के बाद आएगा ई, ये वाला भी आंसर नहीं है। उसके बाद कौन आएंगे? 4 वाले, मतलब ये आपका सी वाला सबसे पीछे जाएगा, सी वाला सबसे पीछे दिया ही नहीं, नहीं सॉरी, इसके बाद सी वाला आएगा, 500 कार्बन हो रहा है ना, सी वाला आएगा। आगे आंसर आपका, क्या देख रहे हो? बहुत आसान था, मॉलिक्यूलर वेट से देखना था, ठीक है। आपको क्या करना है? मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से बहुत आसान है। मैच ऑफ द फॉलोइंग मतलब फोगट के नंबर है, क्योंकि एक भी आपको आ गया तो पूरा क्वेश्चन बन ही जाता है, और एक तो आता ही आता है, ठीक है। फिनॉल के साथ में रिएक्शन, तो एनसीईआरटी का है, फिनॉल की जो रिएक्शन दे रखी है उसमें जिंक और डस्ट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की, प्योर एनसीईआरटी में दे रखा है, प्योर एकदम एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। बेंजीन बनती है, तो सी का क्या बनेगा? सेकेंड, सी का सेकेंड, एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर होगा। आप देखना रिएक्शन एनसीईआरटी ओपन करके ये सारी रिएक्शंस, और याद करना इन रिएक्शंस को, एनसीईआरटी को। मैं बोल रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़िए, ऑर्गेनिक में तो भर भर के पढ़िए, रोज़ पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। केमिस्ट्री में आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। देखो n+l, n की वैल्यू आपको क्या करना है? मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से फोगट के नंबर,
देखो n होता है ना, वो इसके आगे वाला होता है। अगर 3 दिया मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा। और l 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है। तो n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू फिक्स होती है, l की वैल्यू और यहाँ पे ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर आपकी l की वैल्यू 0 दे रखी है तो वो s ऑर्बिटल है, 1 दे रखी है तो p है, और 2 दे रखी है तो d है, 3 दे रखा है तो f है। ये फिक्स वैल्यू होती है, आपको पता ही होगा ये तो अगर 3 दे रखा है और l दे रखा है मतलब 3s है, तो c का सेकेंड एक ही ऑप्शन में दे रखा है, नहीं 2 में दे रखा है। उसके बाद में ये 2s, 0 दे रखा मतलब 2s है, d का फर्स्ट, और ये होगा 2p, क्यों 2 और ये 1 है मतलब p, तो a का थर्ड। आसान क्वेश्चन था बहुत। तो ये 35 के 35 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी पढ़ के राइट कर सकते थे। ओके, यहाँ इसमें से 10 क्वेश्चन लेने हैं तो आप 10 क्वेश्चन आसान वाले ले लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मेटलर्जी का है, इसको छोड़ ही देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? 87 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इलेक्ट्रॉन वाला। भाई जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगती है वो वाली पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। आपको क्या बोल रहे हैं, फाई कितना होगा? फाई बराबर होता है ई माइनस के, ये तो होता है। तो ई पहले आप निकालोगे, के तो आपको डायरेक्ट दे दिया, ई कैसे निकालोगे? ई निकाल दो आप पहले, ई बराबर आ जाएगा 12 का 400 अपॉन लेमडा, कितना दे रखा है? 3000 एंगस्ट्रॉम। तो आ जाएगा जो जितना भी आएगा ये, उसको फिर आप उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, किसमें? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके आप इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। सीधी सी बात है, जूल में तो कन्वर्ट करोगे ना, क्योंकि दो ये वाली वैल्यू जूल में दे रखी है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁹। तो कितना आ गया? 6.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, उसके बाद में ये बातें चल रही हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल की बात कर रही है। ओके, तो फिर इसको 1 मोल के लिए इसको एन से मल्टीप्लाई करोगे आप, 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो ये आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? एनर्जी ये वाली आएगी आपकी 4 इंटू 10⁵ आएगी, 4 इंटू 10⁵। उसके बाद में इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस कर दोगे, सिंपल। 4 में से ये अप्रोक्स 2 गए तो कितना बचेगा? 2 पॉइंट समथिंग। आसान नहीं था, ओके, बट इसको समझना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला फिजिक्स वाला कौन सा? वैसे इस चैप्टर में भी दे रखा है, लेकिन फिजिक्स में होता है मेनली फॉर्मूला। फाई बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे फाई बोलते हैं। फाई बराबर था ई माइनस के आपको डायरेक्ट दे रखा था, ई आपने निकाल दिया। कैसे? ई निकालना बहुत आसान सी बात थी, ओके, बहुत आसान सी बात थी। आप ई निकाल करके इसमें से माइनस कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। 4a + 3b = 6c + 9d। अगर इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को तो बोला जाए तो r बराबर होगा -1/4 dA/dt होगा, बराबर -1/3 dB/dt, बराबर। इनके बारे में पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर पूछता हो तो +1/6 dC/dt बराबर 1/9 dd/dt। ऐसे अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं बिल्कुल, ये जैसे मैंने बोला था, दिख नहीं रहा होगा उस टाइम आपको, बट ऐसे लिखते हैं अपन, ओके। उसके बाद में अपने को क्या करना है? उसके बाद अपने को करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अपने को dA/dt दिया डायरेक्ट, तो आर निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या होता है? -1/4 dA/dt होता है। और dA/dt ए के अगर बोलता ना ए के डिसअपीयर होने का रेट, मतलब सिंपल dA/dt दिया अपने को, तो कितना हो जाएगा? -1/4 dA/dt कितना दे रखा? 4 इंटू 10⁻²। तो आपको रेट आ गया आपके पास में 10⁻² आ गया। उसके बाद अपने को बी का निकालना है, क्यों? क्योंकि अपने को बी के कंजम्पशन की बात कर रहा है, तो बी के अपीयर होने की रेट आर बराबर, इन दोनों को बराबर कर देंगे, आर बराबर -1/3 dB/dt।
तो डी बी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा आपके पास में, यह आ जाएगा 3 × 10⁻²। होगा। अब ये तो हो गया बी के डिसअपियर होने का रेट, ये हो गया था। अब ये पूरा रेट हो जाता है। अब उसके बाद आपने से क्या पूछा है कि बी की कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये क्या होगा, बी की ये डी बी अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया, डी बी अपॉन डी टी बराबर बी की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम। तो टाइम अपने को दे रखा है कितना, 10 सेकेंड, बी अपने से पूछ रहा है, बराबर बी अपॉन 10, 10 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 × 10⁻⁻1 बराबर बी। ओके, हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अपने पास में अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स, डबल एल्कीन बनाने के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइंस विथ सोडियम लिक्विड अमोनिया, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड अमोनिया में ट्रांस वाली एल्कीन्स बनती हैं, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ये सही बात कर रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड को लो और लिक्विड अमोनिया लो तो ट्रांस वाली बनती है। एनसीईआरटी में प्योर दे रखा है एकदम, ये तो सही बात है, अपने को तो इनकरेक्ट बताना है। हीटिंग ऑफ एल्किल हैलाइड विथ एल्कोहलिक KOH, बिल्कुल सही बात है। एल्किल हैलाइड की KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो एक जगह से H हटता है, एक जगह से X हटता है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है और एल्कीन बनती है, ये भी सही बात है। ओके, विसिनल हैलाइड का जिंक के साथ में रिएक्शन, ये भी सही बात है। एक हैलाइड के ऊपर में एक 2 हैलोजन लगे होते हैं, जिंक के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक H2 खा जाता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एनसीईआरटी में भी दिया है, और इससे एल्कीन बनती है, हेलो एल्कीन वाले चैप्टर में दे रखा है। तो इन तीनों से एल्कीन बनेगी, इस वाले से नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। ओके, जो बनती है वो याद है अपने को, तो बाकी वाले से नहीं बनेगी। यही तरीका है क्वेश्चन करने का। ओके, अगला है इनकरेक्ट मेथड ऑफ सिंथेसाइज। ये पहले भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और एल्डिहाइड वाले चैप्टर में मैंने अपन इसको पढ़ते भी हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इस वाले से एसिड बनता है, तो ये इससे नहीं बनेगा। बाकी ये तीनों रिएक्शन है, ये प्लेड इन सब के रिएक्शंस के नाम भी हैं। एनसीईआरटी में जाओ, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन के जो मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एनएआर में पढ़ाए भी है। ये सॉलिड स्टेट में जो नहीं आएगा क्वेश्चन ये, अब क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज है ना एनसीईआरटी, उसमें पीछे दे रखा है। अब सॉलिड स्टेट हट चुका तो नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, असेसन दे रखा है, द कार्बन बॉन्ड्स मेटल कार्बोनिल। यस, अगर आप जैसे FeCO5 देखो तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और ये इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, अगला है द लिगेंड मेटल बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड मेटल लिगेंड इज सिग्मा, गलत बात है। तो ये करेक्ट है, ये आर रॉन्ग है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपने से, कौन सा इनकरेक्ट मेथड है फिनॉल बनाने का। तो फिनॉल बनाने के मेथड भी आपको बहुत सारे दे रखे हैं, ओलियम वाला, और कौन कौन से इसमें से अपने को ये पूछा कौन सा नहीं है। तो ये कल भी अपन ने पढ़ा था, NaOH डायरेक्टली यहाँ आपको पता है हेलो एल्केन जो होते हैं ना वो डायरेक्टली इसके साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। STP नॉर्मल प्रेशर वेशर पे काम नहीं करते, इसके लिए बहुत हाई प्रेशर देना पड़ता है तब जाके रिएक्शन होती है। तो STP NTP पे ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अगला क्वेश्चन, गैसेस स्टेट चैप्टर हट चुका है, स्मोक वाला चैप्टर हट चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है, इसमें स्टेप बाई स्टेप है, लेंथी क्वेश्चन बन सकता है लेकिन हार्ड नहीं है। ओके, लेंथी हो सकता है, हार्ड नहीं है। हालांकि सेक्शन बी में था तो आप 10 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने थे उस टाइम तो, बट अब अभी अपने को करना पड़ेगा। पहला है पीएच मतलब बेंजीन रिंग है। ओके, क्योंकि ऑप्शन में बेंजीन रिंग है तो मैं पीएच को बेंजीन रिंग बनाता हूँ। और यहाँ पे क्या है, कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन है, CH डबल बॉन्ड CH2, यही है क्या है, बिल्कुल यही है। उसके साथ HBr की रिएक्शन, HBr ये कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगा, H+ और Br- में टूटेगा, H यहाँ लगेगा, Br यहाँ लगेगा, सीधी सी बात है। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट, CH Br यहाँ लग गया और हाइड्रोजन यहाँ लग गया, पहला स्टेप कंप्लीट, इसका तो काम हो गया। अगला क्या है, MgBr के साथ में। भाई MgBr क्या करता है, एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर देगा, करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। होगा, इसका भी काम हो गया।
उसके बाद में अगला है CO2 के साथ में रिएक्शन। आप एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर याद कीजिए, ओपन कीजिए, उसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड दे रखा होगा। उसमें उसकी रिएक्शन क्या होती है भाई, ये बातें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए अपन ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट CO2 के साथ में करवाते हैं, तभी बातें बनेगी, तभी क्वेश्चन फास्ट बनता है। NCERT पढ़नी पड़ेगी बार बार उसके लिए। NCERT ओपन कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है, CO2 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बनेगा। तो बना ले इसका एसिड CH, ये CH3 ऐसे कैसे, और MgBr की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे COOH। तो इस रिएजेंट का भी काम हो गया, तीनों रिएजेंट हो गए। ओके, अगला रिएजेंट है SOCl2। SOCl2 भाई, SOCl2 हर चैप्टर में दे रखा है। SOCl2 का क्या होता है, इसका OH हटेगा और यहाँ Cl लगेगा। ये भी बहुत आसान सी बात है, NCERT में दे रखा है ये भी, CH CH3 CO और यहाँ पे OH जो था वो हटा और Cl लग गया। इस रिएजेंट का भी काम हो गया। अगला क्या है CH3NH2। तो यहाँ से Cl हटेगा और ये NH2 लग जाएगा, Cl हटेगा और NH2 लग जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, अपने को A और B दोनों पता करने थे। तो A तो क्या था, बेंजोइक एसिड था, A तो बेंजोइक एसिड था और B वाला एमाइड। आसान था लेकिन लेंदी था। ओके, अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन रीजन क्रोमियम +2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Mn+3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो मेरी बात सुनो, क्रोमियम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्रोमियम खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो क्रोमियम +2 से क्रोमियम कहाँ जाना पसंद करेगा, क्रोमियम +3 में। हाँ, अब क्या क्रोमियम +3 में गया भाई, इसने बोला कि क्रोमियम +2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो खुद का क्या करेगा ये, रिडक्शन। और ये करेगा Mn+3 है जो रिड्यूसिंग, मतलब खुद का क्या करेगा, ये +3 में जाएगा और ये +2 में जाएगा। तो ये Mn+2 में स्टेबल होता है तो इसलिए +2 में गया, वो +3 में गया क्योंकि वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, आपको क्या दे रखा है इसका रीज़न, क्योंकि इसमें तो इसका रीज़न होता है कि भाई T2G में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें D5 फुल फील्ड होता है, ये इसका रीज़न होता है। तो वो अगर दे रखा है तो सही बात है, यही दे रखा है इसमें, स्कैंडियम में मैग्नेटिक फील्ड में T2G का हाफ फील्ड सही दे रखा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और दोनों आपके करेक्ट हैं। ओके, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, ये रिएक्शन दे रखा है और इसमें आपसे Kc दिया है और Kp पूछ रहा है। तो Kc और Kp में एक रिलेशन होता है, Kp बराबर होता है Kc × RT का पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसेस मोल कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल 1, डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ गई। तो Kp बराबर कितना हो जाएगा, Kc पूछ रहा है आपने, सो Kp तो डायरेक्ट दे रखा है इसने 3, तो ये हो जाएगा 3 बराबर Kc × R कितना होता है, R की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 1000 केल्विन। सही बात है, 1000 पावर 1। सॉल्व करोगे Kc बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते ही आपके पास में कितना, आई थिंक पीछे देख लेता हूँ आंसर, ये वाला आंसर। आसान है कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 83 हो जाएगा। तो Kc बराबर आ जाए 3/83, सॉल्व कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने को क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है। अपने से पूछ रहा है डेल्टा जी, डेल्टा जी बराबर होता है -NFE। क्या होता है, डेल्टा जी बराबर होता है -NFE। एन कितना दे रखा है यहाँ पे, कितने का चेंज हो रहा है, जिंक 0 से 2 में जा रहा है तो 2 का चेंज हो रहा है। ये तो अपनी फेमस रिएक्शन है। एफ होता है सिन्नू 500, ठीक है। ई अपने को दे रखा है 1.1, लेकिन आंसर है ना किलो में दे रखा है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे इसको तो डिवाइड, कोई दिक्कत ही नहीं है, और आपका आंसर भी आ जाएगा -212 किलो जूल। ओके, उसके बाद में बोलता कौन सा मोस्ट स्टेबल है, भाई इसमें रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ओके, थैंक यू सो मच। 45 मिनट में अपन ने 50 MCQs कर लिए हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।